Assalamu alaikum, this is Dr. Fatma and today our topic is how to read first aid. So ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी बच्चों की तरफ से मुझे रिसीव हुआ, so I thought why not let's make a video on that. So फर्स्ट एड जो है एक बहुत ही कम्प्रीहेंसिव बुक है, ठीक है। जिन लोगों को अभी तक आप लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, आपको इस बुक का नहीं पता, तो आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एड USMLE स्टेप 1, ठीक है। ये वही बुक है जो यूनाइटेड स्टेट्स में जिन बच्चों ने USMLE स्टेप 1 देना होता है वो रीड करते हैं। ये वही बुक है जो IMGs रीड करते हैं, ठीक है। सो इस बुक के अंदर बेसिकली है क्या, इस बुक के अंदर आपका पूरा MBBS जो है ना वो इन अ नट शेल है, ठीक है। कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक्स हैं? एनाटमी है, एम्ब्रियोलॉजी होगी, ठीक है। पोर्शंस बने हुए हैं, 1 to 2 पेजेस जो है वो एनाटमी के होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आप सिस्टम कौन सा कर रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजी का एक टॉपिक होगा, उसके बाद नेक्स्ट आपकी फिजियोलॉजी, उस सिस्टम से रिलेटेड जो है वो फिजियोलॉजी होगी, फिर उसी सिस्टम से रिलेटेड पैथोलॉजी होगी, और लास्ट पर उससे रिलेटेड जो ड्रग्स हैं या फार्माकोलॉजी होगी। सो बहुत ही जो है ना ये कम्प्रीहेंसिव डिटेल्ड येट ब्रीफ बुक है ये, ठीक है। अब जो बातें इसके अंदर लिखी हुई है ना, फॉर एग्जांपल एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी या फिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो वो इतनी डायरेक्ट लिखी नहीं है कि आपको, अगर आपके पास कोई और, आप इसके साथ कोई और रिसोर्स इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं तो आपको ये समझने में थोड़ा मसला आएगा, क्योंकि एट दैट टाइम आपको फर्स्ट ईयर किए हुए 5 साल गुजर चुके होते हैं, तो आपको एम्ब्रियोलॉजी और एनाटमी, फिजियोलॉजी तो चले फिर पैथो के साथ लिंक होती है या फार्मा, ये 3 इंटरलिंक्ड होती हैं, बट एनाटमी और एम्ब्रियोलॉजी जो है ये बिल्कुल बच्चों को भूल चुकी होती है। सो इसके अंदर जो है ना बहुत ही डायरेक्ट बातें लिखी हुई हैं, कोई भी उसके पीछे का कॉन्सेप्ट या इस तरह से वो एक्सप्लेन नहीं किए हैं, जैसे कि बड़ी बुक्स में गाइटन हुआ करती थी, रॉबिन्स थी, और डेविडसन फाइनल ईयर में जो हम पढ़ते थे उसमें बहुत एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे उन्होंने सिंपली इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और बहुत ही कंसाइज फॉर्म में इन्फॉर्मेशन है वो लिखी हुई है। सो अगर तो आप इसको पढ़ रहे हैं USMLE के लिए, ठीक है, फॉर योर स्टेप्स, तो इसके लिए इसके साथ आपको 2-3 रिसोर्सेज जो है ना वो इनकॉर्पोरेट करने होंगे, जो बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स के BNBs लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो इनकॉर्पोरेट करने होंगे, जिसके अंदर बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो इस बुक के ऊपर आपने एनोटेट करनी है, ठीक है। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि डिफरेंट एग्जाम्स के लिए इसको कैसे देख रहे हैं, तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट सिंपली आप, अगर आप USMLE एस्पायरेंट हैं तो आप खुद से इस बुक को रीड करके वहीं पे नहीं छोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको डिफरेंट रिसोर्सेज, ये मैंने एक बताया है, और भी काफी सारे रिसोर्सेज इनकॉर्पोरेट करने होंगे। लेकिन अब अगर आप कर रहे हैं पाकिस्तानी एग्जाम्स, फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें JCAT और MDMS हैं और FCPS 1 एग्जाम है, ठीक है। चूंकि ये बेसिक्स की बुक है, तो बजाय इसके कि हम एनाटमी के लिए अलग से स्नेल पढ़ें, हम फिजियोलॉजी के लिए अलग से BRS, पैथो की अलग BRS पढ़ें, ठीक है, और फार्मा के लिए हम अपनी मिनी कैटजम उठाएं या बिग कैटजम उठाएं, ठीक है। और उस सबको जो है ना, उस सब झंझट से बचने के लिए जो है ना, हम वाई नॉट के हम एक ही बुक कर लें। अब इसके अंदर ना जो हमें पार्ट 1 के लिए चीजें रिक्वायर है वो सिर्फ है सिस्टम्स, ठीक है। अब काफी बच्चे पूछते हैं कि हमने इसको पूरा करना है क्योंकि बायोकेमिस्ट्री भी इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर माइक्रो का अलग से चैप्टर है, ठीक है। वो सारी चीजें जो स्टार्ट में दी गई हैं, फार्मा का इसमें अलग से है, ठीक है। वो सारे कॉन्सेप्ट्स वो हमें क्या दोबारा से यहाँ स्टार्ट पे करने होंगे? नहीं, वो आपको शुरू में नहीं करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पार्ट 1 से रिलेटेड है वो है सिस्टम्स, क्योंकि जो भी आप सिस्टम कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पे GIT की बात, ठीक है, GIT है। अब GIT की एनाटमी जो है ना, सबसे पहले होगी एम्ब्रियोलॉजी के किस तरह से हुआ, इसके अंदर अब उन्होंने मिड गट रोटेशन, आपकी स्प्लीन कैसे बनी है, वो सारा का सारा प्रोसेस बहुत डिटेल में नहीं बट बताया हुआ है, ठीक है। इसके साथ है जी, अगर हमारे पास हम एनाटमी की बात करते हैं तो जो भी इसमें प्लेक्सिस आते हैं या जो चीजें आती हैं एनाटमी से रिलेटेड वो इस पोर्शन में होंगी। सो बजाय इसके कि हम अलग से एनाटमी या अलग से एम्ब्रियोलॉजी और अलग से फिजियोलॉजी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसके अंदर उन्होंने हिस्टोलॉजी भी एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। तो हम वो अलग से डिफरेंट रिसोर्सेज पे जाएं, तो व्हाई नॉट कि हमें जब एक ही जगह पे सारा कुछ मिल रहा है तो हम कर लें, ठीक है। अब बात आती है कि जी सिस्टम्स टोटल जो है ना, आपकी साइकाइट्री को निकाल के 7 to 8 सिस्टम्स अगर हम रखें ना, ठीक है, ये सिस्टम्स हैं आपके पास ओवरऑल। अब इसके अंदर आपका सब कुछ ही कवर हो जाता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में भी एनाटमी होगी और हर सिस्टम वाइज एनाटमी भी आप पढ़ोगे, ठीक है। ये है सब स्पेशलिटीज के लिए जिन सब कुछ करना है, ठीक है। अब आपकी अपनी स्पेशलिटी जो है, फॉर एग्जांपल मेडिसिन है, आप मेडिसिन के लिए फार्मा वाला टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ सकते हैं इस बुक से, ठीक है। अगर आपकी जो है केमिकल पैथोलॉजी में है तो आप पैथोलॉजी का चैप्टर यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप
एनाटमी में अगर आपको जनरल सर्जरी या गायनोकोलॉजी है तो उसके लिए यहाँ पर एनाटमी का अलग से सेक्शन तो नहीं है, बट या फिर आप स्टेप 2 सीके पे जा सकते हैं, ठीक है। वहां पे अलग अलग चैप्टर्स बने हुए हैं, आप अगर आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा तो आप ये सारे रिसोर्सेज जो है वो यूज कर सकते हैं। और आई एम नॉट सेइंग कि ये पढ़ने नहीं, आप बिल्कुल ही ना पढ़ें, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप ये वाले यूनिट्स को भी देख सकते हैं। बट जो सिस्टम्स हैं वो मोर देन इनफ है, उससे आपकी सारी बेसिक्स जो है वो रिवाइज हो जाती हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा चीजें पूछी जाती है ना एग्जाम के अंदर, वो मोस्टली आपके एसके सीरीज एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं। और कुछ आई विल बी अपलोडिंग क्रैश कोर्सेज जिसमें स्टेप 2 सीके से मैंने मटेरियल इकट्ठा किया है, एमटीबी से, ठीक है, डिफरेंट पीडीएफ्स जो हैं, ठीक है, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं वहां से। उसके अलावा बीआरएस, एनाटमी, पैथोलॉजी, फिजियो, जो हम क्रैश कोर्स करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम फार्मा का कर रहे हैं तो उसके अंदर हम फार्मा के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी डिफरेंट रिसोर्सेज है। आसिम शुएब है, अब वो भी अलग अलग बुक्स हैं उसकी हर चीज से रिलेटेड, ठीक है, उसमें बायोकेम भी है उसमें, तो वो सारी चीजें हम क्रैश कोर्सेज में करेंगे, ठीक है। सो वो सीरीज इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करना स्टार्ट करूंगी मैं, तो वो आप देखेंगे और उसके बुलेट पॉइंट्स आप अपनी बुक के ऊपर नोट कर सकते हैं, या उसी को ही देखकर आपको एक दो दफा वीडियो देखने से चीजें काफी रिवाइज हो जाएंगी और रिटेन हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट, और इन सब के लिए आई हैव ऑल्सो अपलोडेड कि जो आपकी पार्ट 1 की स्पेशलिटी है आप उसको भी अलग से वीडियोस सबकी बनी हुई है तो देख सकते हैं। अब हम चीज आती है कि हमने फर्स्ट एड को सुपरफिशियली किस तरह करना है। नेक्स्ट सवाल ये है अब हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना होंगे आपके पास काफी सारे ग्राफ्स गिवन होंगे, ठीक है, दैट इज नॉट नीडेड फॉर योर पार्ट 1, ठीक है। बजाय इसके कि आप ग्राफ्स पे इतना ज्यादा फोकस करें, आप वही टाइम अपना कहीं और यूटिलाइज कर लें। तो ग्राफ्स आपने इसमें से बिल्कुल निगलेक्ट कर देने हैं फॉर जब आप पार्ट 1 एफसीपीएस या जे कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप यूएसएमएलई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर तो आपको इस बुक को बहुत ही गोल के पीना होगा और वो एक डिफरेंट सारी अप्रोच हो जाएगी। सो लेकिन हम पार्ट 1 की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो हमें ग्राफ्स नहीं करने हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, कैलकुलेशंस अक्सर होंगी वो हमें यहाँ से स्किप कर देनी है। जो कुछ कैलकुलेशंस या जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो पार्ट 1 में आती हैं वो हमारी रफीउल्लाह पर्ल से कवर हो जाएंगी, वो उसने सेपरेट निकाल कर रखी हुई है। अगर आप उसको जब थ्योरी रीड कर रहे हैं उस टाइम ये सारी चीजें पढ़ना शुरू हो जाएंगे तो फिर बस आप थ्योरी ही पढ़ेंगे, आपके एमसीक्यूज रिवाइज नहीं होंगे। सो दूसरी चीज आपने क्या करनी है, कैलकुलेशंस यहाँ से नहीं करनी है, ठीक है। फिर आता है जी अब हमारे पास एनाटमी या एम्ब्रियोलॉजी की जो बात आती है। अब एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें से जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं ना आपके पार्ट 1 में वो कभी भी कंसेप्चुअल इस तरह से नहीं होते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि मिड गट की रोटेशन जो है वो कौन से वीक में किस तरह से हो रही है, नहीं, ठीक है, वो इस तरह नहीं पूछा जाएगा। एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम एनाटमी की बात करें तो एनाटमी की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज न्यूरो एनाटमी है या कार्डियो की जो एनाटमी है उसमें जो आर्टरीज वगैरह है वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चैप्टर जो है ना ये तो आपने अच्छे से करने ही करने हैं, इसमें सिर्फ ग्राफ्स और कैलकुलेशंस नहीं करनी है, बट इसकी एनाटमी और एम्ब्रियोलॉजी जो है ना वो आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। अब सबसे कम फोकस जो है ना वो आपका एम्ब्रियोलॉजी पे होना चाहिए, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी के जो एमसीक्यूज आते हैं ना वो आपके रफीउल्लाह पर्ल्स कवर करेगी, ठीक है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल टाइम कम है थ्योरी रीड करने का तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर इसको स्किप करेंगे तो रफीउल्लाह पर्ल्स में जो आपके पास एम्ब्रियोलॉजी का एक यूनिट दिया हुआ है उसको आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी सारी एमसीक्यू वहां से कवर हो जाएगी, क्योंकि इसका पोर्शन इतना ज्यादा नहीं आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। और जो आता है वो बहुत ही पेक्ट होता है, वो सारा का सारा आपको एमसीक्यूज फॉर्म में या बुलेट पॉइंट्स फॉर्म में ऑलरेडी एसके जो आपकी एमसीक्यूज वाली सीरीज हैं और रफीउल्लाह पर्ल्स हैं उसमें प्रोवाइडेड है। एनाटॉमी से रिलेटेड अब जो चीज आती है वो हमारे पास ये है कि अगर कोई नर्व्स हैं या कोई पैथोलॉजीज हैं वो सारी बातें वो एनाटॉमी से ज्यादा हमारी पैथोलॉजी, जब हम फिजियोलॉजी वाला यूनिट हमने करना है, ठीक है, इसको समझना भी है क्योंकि ये बेसिक होती है, बट इसमें भी ये वाली चीजें जो है ना ये आपने स्किप कर देनी है, ठीक है। उसके बाद जो पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी इसके अंदर अगेन आई एम सेइंग कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बहुत ही लो यील्डिंग है। अब वो आपको कैसे पता चलेगा बहुत लो यील्डिंग है कि उसमें फॉर एग्जांपल हम न्यूरो कर रहे हैं। अब न्यूरो के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर उन्होंने स्टर्ज वेबर सिंड्रोम दी हुई है, ठीक है, आपको न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 1 और न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 2 दिया हुआ है, ठीक है। इस सारी की सारी उन्होंने बहुत ही डिटेल में आपके पास पोलियो और सब चीजें जो है ना वो एक्सप्लेन की हुई हैं। सो आप अगर इन सबको रिटेन रखने की कोशिश करेंगे ना तो आपसे ये सब कुछ रिटेन नहीं होगा, ठीक है।
तो अब बेस्ट तरीका क्या है कि आपने पैथोलॉजी को एक दफा सारी, एम्ब्रियो यू कैन स्किप, ठीक है, एनाटॉमी आपको जो है वो एक दफा रीड करनी है, फिजियोलॉजी में से आपने ग्राफ्स, कैलकुलेशंस, जो इस तरह की चीजें हैं वो स्किप कर देनी है, ठीक है। और जो बहुत ही उन्होंने इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं ना, आप अगर उसको बहुत ही फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक चीज नहीं समझ आ रही है, सो अगर आपने उसको गूगल करना है या आप कहीं से भी वो पॉइंट समझना चाह रहे हो, रिवाइज करना चाह रहे हो, तो आपने ऐसा नहीं करना कि उस एक पॉइंट के ऊपर आप 1 घंटा लगा दें, ठीक है। आपने इसको सिर्फ रीड करते जाना है, चीजें आपने एब्जॉर्ब करनी है। नेक्स्ट पैथोलॉजी है, इसमें भी जो चीजें आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं ना, पार्ट 1 में वही चीजें पूछी जाती हैं, सिर्फ पूछने का जो तरीका है ना वो डिफरेंट होता है। अब स्टर्च वेबर सिंड्रोम का एमसीक्यूज आप शायद ही कभी देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से कार्डियो के अंदर एब्स्टीन एनोमली का जिक्र लिथियम के साथ है, सिर्फ दैट्स इट। इसके अलावा वो कोई बात पूछता ही नहीं है आपसे कि एब्स्टीन एनोमली क्या है। जरूर आपने पढ़नी जरूर है, अपना कॉन्सेप्ट जरूर बिल्ड करना है, बट जो चीज आपको रिटेन रखनी है या चीज आपको जो मेमोराइज करनी है वो क्या है कि इसका लिंक है लिथियम के साथ। दिस इज द बेसिक साइकोलॉजी ऑफ पार्ट 1। सो आपको इस एग्जाम की नेचर को समझना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी हम फार्मा के ड्रग्स की अगर बात करते हैं, तो फार्मा के ड्रग्स भी जो है ना, जिस तरह से हर डिजीज के अकॉर्डिंग फर्स्ट एड के अंदर लिखे गए हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो सारी चीजें उस तरह नहीं पूछी जाती हैं। फार्मा का क्रैश कोर्स जो है वो कुछ मैंने उसकी वीडियोस अपलोड की हैं, उसमें थोड़ा सा वॉइस का इशू था तो बाकी भी अपलोड होगी। उसके अंदर जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, पहले आपने वो समझना है कि क्वेश्चन आते किस टाइप के हैं, ठीक है। अब फार्मा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो पूछेगा डायरेक्ट आपसे 1 या 2 का। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन्स हैं या फिर सेफलोस्पोरिन्स हैं, ठीक है, या फिर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, ठीक है। अब इनका जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल ये 50S को इनहिबिट करता है, 30S को इनहिबिट करता है। अब ये वाली बातें जो है ना, ये जब आप सिस्टम की फार्मा पढ़े हैं उसके अंदर नहीं लिखी हुई होगी, ठीक है। तो सिस्टम की फार्मा पढ़ते हुए आपने किस चीज को ज्यादा फोकस करना है, वो होने चाहिए आपके ड्रग्स के एक तो नाम होने चाहिए कि कौन सी किस चीज के लिए है, और दूसरी चीज उसके साइड इफेक्ट्स पूछे जाते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सारी आपके फार्मा क्रैश कोर्स में हो जाएंगे। वो सारी आपकी जो हम पल्स करेंगे, एस के पल्स हैं उसमें, सॉरी रफी पल्स हैं और एस के एमसीक्यूज हैं उनमें कवर हो जाएगी। सो ये था हमारे पास कि हमने किस तरह से इसको सिस्टम वाइज करना है। सबसे पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हमारे पास इसकी फिजियोलॉजी को समझना है, पैथोलॉजी को रीड करना है, और फार्मा, एम्ब्रियो और एनाटॉमी, इन तीनों में से हमने सिलेक्टिव चीजें करनी है। किस तरह से कि फार्मा के अंदर हमने मैकेनिज्म ऑफ ड्रग को बहुत ज्यादा याद रखने की कोशिश नहीं करनी है, डू गिव इट अ रीड, ठीक है। क्विक रीड आपने सिर्फ देनी है। जो याद करने वाली चीजें होंगी वो आपकी रफी पल्स में और एस के एमसीक्यूज में इतनी रिपीट होंगी कि आपको खुद बहुत समझ आ जाएगा, बट आपके माइंड में एक मैप होना चाहिए कि अच्छा ये फलां ड्रग जो है वो इस चीज के अंदर का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कैम्योड्रॉन है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एंटी एरिथमिक है कौन सी क्लास की है। अगर आपको इसका बहुत डिटेल मैकेनिज्म नहीं भी पता है ना, इट्स ओके, ठीक है। एम्योड्रॉन का आपको क्या पता होना चाहिए कि इसका लिंक जो है वो थायराइड के साथ है, ठीक है। वो एमसीक्यूज, इसके साइड इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, दैट्स इट। अब एमसीक्यूज बार बार रिपीट इतने होंगे कि आपको खुद बहुत समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। ये था हमारे पास उससे फार्मा से रिलेटेड, ठीक है। इसी तरह से पैथोलॉजी का भी मैंने बताया कि बहुत ज्यादा डिटेल में आपने नहीं जाना है, रीड एक दफा सब कुछ करना है, बट उसकी सिर्फ बेसिक आपको पता होनी चाहिए कि ये एक तो कौन से सिस्टम में है, ठीक है। इसकी फॉर एग्जांपल अगर हम उसको डेफिनेशन या इंट्रो का नाम देते हैं, ठीक है, और उसका एक हाई यील्ड पॉइंट जो आपको, अगर आपने फर्स्ट एड पढ़े तो आप कहेंगे कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा वो हाई यील्ड पॉइंट है कौन सा, ठीक है। सो आपने उस टाइम पे नहीं ये सोचना कि हाई यील्ड पॉइंट इसमें से कौन सा है, आपको बस रीड करना है फ्लो में। वो हाई यील्ड पॉइंट जब आप रफी पल्स में पढ़ेंगे वो खुद ब खुद आपको क्लिक होगा कि अच्छा ये वाली बात मैंने वहां पढ़ी थी। फिर वही जब आप एसके सीरीज कर रहे होंगे तो इसमें एक एमसीक्यूज 2-3 दफा रिपीट हो जाएगा आपका इजीली, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन कि उस एमसीक्यूज को आपने किस तरीके से लेना है, ठीक है। अब एम्योड्रॉन का एक्शन पोटेंशियल के साथ जो लिंक फार्मा में, फर्स्ट एड में, कार्डियो में बताया गया है वो सारा यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। वो कुछ भी नहीं पूछता कि एक्शन पोटेंशियल को कम करता है, ज्यादा करता है, क्या करता है, ठीक है। उसके साइड इफेक्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है, और कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ये 2-3 बातें हैं। तो ये आपको कब आइडिया होगा, जब आप एसके सीरीज और रफी पल्स करेंगे। सो दैट्स इट अबाउट इट। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक किसी को कोई भी मसला होता है यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।